नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उल्टा चश्मा यूसी पर। मैं आपके साथ चंद्रकांत शुक्ला। देश में तमाम तरीके की सियासी करवटें, सियासी हलचलें हो रही हैं। संसद में लगातार प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं, लगातार गतिरोध की स्थिति है। लेकिन इस बीच जो एक खबर आई है, अब ये खबर चर्चाओं में है। इस खबर के बारे में ज्यादा हम समझेंगे अशोक वानखड़े सर से। अशोक वानखड़े सर हमारे साथ हैं, प्रसिद्ध राजनीतिक विश्लेषक हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, मैं सीधे सीधे सवाल पे आता हूं। सर, एक एक खबर है जिसके बारे में बात हो रही है कि क्या नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये जो जोड़ी है जिसने लंबे वक्त से 2014 से हम दिल्ली में देख रहे हैं, लंबे वक्त से ये जोड़ी लगातार साथ में दिख रही है, काम कर रही है, अभी भी साथ में है। लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि अब दोनों के बीच में एक तरीके की खटास भी है और नरेंद्र मोदी अब एक अपनी नई टीम तैयार करना चाहते हैं। क्या उस नई टीम में जो चेहरे हैं, उनकी दूरियां जो अमित शाह से हैं, जो जग जाहिर हैं, जिनके बारे में हर कोई बात करता है। तो सबसे पहले तो सर दर्शकों को ये बताइए कि ये नई टीम क्या है और ये जो चर्चा अचानक से शुरू हुई है। देखिए चंद्रकांत जी, बात यह है कि कुछ मतलब एक आध साल से हम्म। कहीं ना कहीं अ, एक खबरें है, कुछ फीलिंग हो रहा है, कुछ दिखता है, कुछ अपने सोर्सेज इतने दिनों से हम भाजपा भी कवर करते रहे, तो भाजपा से या संघ से, गुजरात राज्य से भी जो खबरें आती हैं, कहीं ना कहीं नंबर एक और नंबर दो में अनबन है खासकर। और इस अनबन को अ, मेरे हिसाब से मुझे लगा कि ये कंफर्म हो गई कि जब जो आनंदीबेन पटेल है गुजरात की, मतलब गुजरात की एक्स चीफ मिनिस्टर है और कद्दावर नेता है गुजरात की, और नरेंद्र मोदी जी की टीम की बड़ी अहम अ, हिस्सा है, उनमें उनके बेटी के घर, अनार के घर, इनकम टैक्स की रेड। इनकम टैक्स की रेड होना उनके बेटी के घर, ये कल अकल्पनीय था। तो जब मैंने इसके पीछे थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया, तो फिर मुझे ये पता पड़ा कि ये रेड, क्योंकि आनंदीबेन पटेल और अमित शाह, इनकी 36 का आंकड़ा बहुत पुराना है गुजरात की राजनीति में, और नंबर बनने का अमित शाह जी को मुख्यमंत्री बनना था। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी आए केंद्र में, तो उन्होंने वो सरकार आनंदीबेन को सौंपी और अमित जी को साथ में लेके आए। तो एक समय ऐसा भी आया कि गुजरात की राजनीति से अमित जी करीब करीब बाहर हुए थे। सी आर पाटिल और आनंदीबेन यही सरकार चला रहे थे। जब ये ऐसी स्थिति आ गई है और जब रेड हुई, तब कहीं ना कहीं लगा कि मोदी जी भी असहाय है, मोदी जी वो रोड रेड रोक नहीं पाए थे, चीजें हाथ से निकल गई, ऐसा लगा। फिर कई चीजें ऐसी, कई बाकी लोगों ने भी, कई लोगों ने जो नजदीक है मोदी जी के, वो भी कह रहे थे कि मोदी जी परेशान हैं। कहीं ना हम्म। कहीं संगठन पे भी अमित शाह का कब्जा था, फिर उस पे भी पार्टी पे भी, मतलब सत्ता पे भी करीब करीब अमित शाह वही फाइनल करते हैं। कई ऐसे ओकेशन आए कि एक, एक इंटरनल कमेटी बनी थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी सिक्योरिटी के लिए। ये कारगिल के टाइम पे बनी थी। उसके बाद यूपीए टाइम में वो थोड़ी डॉर्मेंट थी, मतलब उसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं था। मोदी जाने के बाद फिर उस कमेटी का इंपॉर्टेंट बढ़ा, तो उसका जो हेड होते हैं कमेटी के, वो एक आईपीएस ऑफिसर थे, वो रिटायर हो गए। उनके जगह पीएमओ ने दो अधिकारियों का नाम दिया कि ये दो पैनल, अधिकारियों का पैनल, एक को आप फ्री करिए। तो गृह मंत्रालय ने मना किया वो अधिकारी देने से, और फिर उनको 6 महीने का एक्सटेंशन देना पड़ा। हम्म। फिर गृह मंत्रालय को उन्होंने मांगा, फिर मना हुआ, तो अभी वो 2 महीने के एक्सटेंशन पे है। तो कहीं ना कहीं स्थितियां गंभीर है, क्योंकि उनको भी लगता है कि 75 साल पूरे हो जाएंगे, साहब ने रिटायर्ड हो जाना चाहिए। और अभी चॉइस, नेचुरल चॉइस उनके हिसाब से अमित शाह ही है नंबर 2 पे। तो अमित शाह भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। ये जो पब्लिकली बोलते हैं कि सभी हम मोदी जी के नेतृत्व में, और ये सब, क्योंकि अमित शाह जी को मोदी जी सूट होते हैं, या तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे, या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे। और कोई प्रधानमंत्री रहा तो ये अमित शाह जी के लिए बहुत अनकंफर्टेबल पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि उनको सत्ता को सीधा चैलेंज होगा। तो ये जो दूरियां हैं, कहीं ना कहीं
मोदी जी भी समझ गए कि शायद 75 के बाद उन्हें रिटायर्ड होना पड़ेगा और संघ भी इसी मनीषा से है कि उनको रिटायर्ड हो जाना चाहिए। तो जो संघ से जो खबरें आती है उसमें ये होता है कि नरेंद्र मोदी एक ऑनरेबल एग्जिट चाहते हैं, फिर संघ अपना आदमी निकालेगा। तो कुछ बदलाव हुए, जैसे योगी जी अपने यहाँ डायरेक्टर जनरल पुलिस 3 ऐसे डीजीपी हो गए कि जो बेचारे डीजी हो गए, जो बेचारे एडहॉक पे ही रहे। अपॉइंटमेंट एडहॉक पे हुआ, वो रिटायर्ड हो गए, दूसरा एडहॉक पे हुआ, तीसरा, क्योंकि गृह मंत्रालय से यहाँ से वो हो नहीं, क्लियर नहीं हो रहा। अल्टीमेटली योगी जी आते हैं, पीएमओ प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं और फिर जाके कैबिनेट डिसीजन लेते हैं और एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 2008 8 का एक निर्णय है, उसके हिसाब से सीधा एक कमेटी अपॉइंट करके डीजी खुद ही अपॉइंट करते हैं। तो संघ, योगी, मोदी, गडकरी जी जो 54 नंबर की सीट पे बैठते थे उनको 4 नंबर की सीट अलॉट हो गई, सामने लाया संघ, गडकरी, मोदी जी। फिर शिवराज सिंह चौहान को जो मुख्यमंत्री नहीं बनाए गए थे, केंद्र में लाए गए थे, तो एकाएक पीएमओ ने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी का चेयरमैन उनको बनाया और वो मॉनिटरिंग कमेटी है। सरकार के तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग वो कमेटी करेगी। उस हैसियत से किसी भी मंत्री को वो बुला सकते हैं अपने अंडर कि सरकार की ये योजना गृह मंत्रालय कैसा चला रहा है, आपको रिपोर्ट करिए। संघ, फिर शिवराज, मोदी जी, और अभी लेटेस्ट जो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी, वसुंधरा जी की आप पुराने फुटेज देखिए, पुराना बॉडी लैंग्वेज देखिए कि वसुंधरा जी स्टेज पर बैठी रहती थी, नमस्ते का जवाब तक नहीं होता था। लेकिन अब वसुंधरा जी लेने गई एयरपोर्ट पे प्राइम मिनिस्टर को, जब वो हाइब्रिड राजस्थान का इन्वेस्टमेंट मीट थी उसमें, उसके बाद उन्होंने बाइट दी और कहा कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकास होगा, ये होगा, वो होगा, मुख्यमंत्री की पढ़ाई की। फिर संघ, वसुंधरा, मोदी जी, ये क्या नई टीम बन रही है। देखिए राजनीति में एकाएक कोई चीज नहीं होती, ऐसी ही चीजें पलटती रहती है। और हम तो एक एक चीज का, क्योंकि हम उसको देखते हैं रोज 24 घंटे, उसको मॉनिटर करते हैं, तो उसमें कई अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो एक अर्थ मैं ये समझ रहा हूँ उसमें, क्या मोदी जी फिर अपनी ऐसी टीम, नई टीम बना रहे हैं जिस टीम के साथ वो अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, कंफर्टेबल हो जाएंगे। क्योंकि यदि ऐसी टीम में ऐसे लोग नहीं चाहिए कि जो बाद में सब कुछ कब्जा कर ले। और दिल्ली का कैरेक्टर ही ऐसा है, क्या कहूं मैं चंद्रकांत जी, मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ, लेकिन दिल्ली के तख्त पर मुगलों ने हमेशा अपने पिता की और भाइयों की हत्या करके तख्त पाया। मोदी जी भी तख्त पे बैठे तो उसमें अडवाणी जी की ही शहादत हुई। तो मोदी जी को ये डर है कि कहीं उनकी शहादत पे कोई और नहीं बने। डर तो बना रहता है, ये सत्ता है, सत्ता समीकरण, सभी को सत्ता चाहिए, ये देश का भला, देश का विकास, अंतिम व्यक्ति का विकास, विश्व गुरु वगैरह सब ये बोलने के जुमले हैं। सत्ता पे बना रहना ये जरूरी ये जो हो रहा है, ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये जो हो रहा है, ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। नहीं, संयोग बार बार से मैंने ये कहा था आपको, ये संयोग नहीं हो सकता। तो कहीं ना कहीं ये इक्वेशंस घूम रहे हैं। दूसरा सर, हमने ये भी सुना था कि राजस्थान में दिया कुमारी जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे। जी जी जी। लेकिन फिर भजन लाल आ एक चर्चा ये भी है कि संघ ने जो 2 नाम दिए, भाई संजय जोशी और वसुंधरा जी, ऐसी चर्चा, संघ ने नाम दिए अध्यक्ष पद के लिए, उसमें संजय जोशी के साथ अमित शाह कंफर्टेबल है, क्यों? मोदी जी बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। और वसुंधरा जी के साथ मोदी जी कंफर्टेबल है, अमित शाह बिल्कुल अनकंफर्टेबल है। ये भी एक अहम सवाल है। तो ये कई चीजें हैं ऐसे कि इस कहीं ना कहीं इंडिकेट करती है कि कोई बीजेपी में भी अंदरूनी खींचतान है। उसमें नए इक्वेशन बनते तो देखने के नजरिया से, मैंने कम से कम मेरे नजरिया से मैंने देखा तो ये हुआ
तो मुझे लगा कि क्या नई टीम की गठन की व्यवस्था हो रही है क्या? शुरुआत हो गई। शुरुआत तो हुई नहीं है, अच्छा इसलिए सर, मैं नए गठन जी की बात होती जी है। नया नई नई टीम, नया गठन, तो मतलब बहुत कुछ अभी बदलने वाला है, जो संकेत दिख रहे हैं। नहीं नहीं, अ, बीजेपी में संगठन में बदलाव तो होंगे। अध्यक्ष जी कैसा आता है इस पे डिपेंड करता है। जी अध्यक्ष किसका होगा, संघ प्रेरित होगा या फिर अमित अमित शाह जी का होगा, इसमें बहुत सारी चीजें निर्भर होती है। हम्म। मन आने वाले वक्त में बहुत कुछ ये तय करेगा कि अब अध्यक्ष कौन है, वो तस्वीर को तय करेगा। वो तस्वीर को तय करेगा। बिल्कुल। सर, एक छोटा सा सवाल एक और पूछना चाह रहा था। एक सवाल की ये बात है कि दरअसल अब ईवीएम के मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने की भी तैयारियां हो रही हैं, और महाराष्ट्र में ही हमने देखा, जहां तक मुझे याद है, मारकरवाड़ी करके वो गांव था, जहां हम्म, पर गांव के लोगों ने ही बैलेट पेपर के जरिए वोट डालने की कोशिश की और गांव के लोगों को ही हिरासत में लिया गया। बिल्कुल। सर, तो अब जी, अब ईवीएम और पोस्टल बैलेट की लड़ाई में आप क्या देखते हैं? ये जो लड़ाई अभी चल रही है, जिसको विपक्ष अभी छोड़ना नहीं चाहता। अभी इसमें दो चीजें। जी। मरकड़वाड़ी में ये हो गया कि कोई गांव के लोगों ने तय किया था। हम्म। उसके बाद में वहां से 200 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। जी। फिर मीडिया में ये बाइट दिलवाई गई कि भाई गांव के लोग तो चाहते नहीं थे, पता नहीं ये कौन लोग थे कर रहे थे ऐसे। काफी इसको डिफ्यूज करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने एक रास्ता खोल दिया। लेकिन एक नया संवैधानिक संकट दूसरा खड़ा होता हुआ मुझे दिखाई देता है चंद्रकांत जी। जी। वो है कि सातारा जिले में एक कोलेवाड़ी करके गांव है। हम्म। उस गांव ने तय नहीं किया, उस गांव ने ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित किया ऑफिशियल। ओ। और वो प्रस्ताव ये पारित किया कि ये कोलेवाड़ी जो है गांव कराड़ दक्षिण विधानसभा में आता है, जहां पृथ्वीराज चौहान चुनाव हार गए, और जिनसे हारे वो अतुल भोसले बीजेपी के, वो 39,000 से जीते। तो गांव का कहना है कि भाई हमारे यहाँ जो वोटिंग हुआ वो रिफ्लेक्ट नहीं हुआ ठीक से। तो उन्होंने कहा कि अब ईवीएम के माध्यम से हम हमारे यहाँ चुनाव नहीं होने देंगे। अब कोई भी चुनाव हमारे यहाँ मत पत्र द्वारा होंगे, मतलब बैलेट द्वारा होंगे। और यदि ईवीएम हम पे थोपी गई तो फिर गांव चुनाव का बहिष्कार करेगा। ये प्रस्ताव पारित हुआ है ग्राम सभा में, ग्राम पंचायत का नहीं है, ग्राम सभा में। ग्राम जी। सभा। और जी। जब आप पंचायती राज को ठीक से पढ़ते हैं तो ग्राम हम्म। सभा सर्वोच्च बॉडी है। सर्वोच्च बॉडी है पंचायती राज। हालांकि कलेक्टर ने कहा कि अभी तक मेरे पास प्रस्ताव नहीं आया, लेकिन जो हम्म। ग्राम सेवक होता है, जो ग्राम पंचायत का पूरा काम संभालता है, उसने कह दिया कि प्रस्ताव तो पारित हो गया है और अब वो कलेक्टर साहब को भेजेंगे। वो मामला आगे पीछे कोर्ट में आ जाएगा यदि सरकार ने कहा कि तुम नहीं कर सकते। दूसरी और हड़पसर में जो कांग्रेस के एचसीपी के जो उम्मीदवार थे जगताप, जो चुनाव हारे, वो सुप्रीम कोर्ट गए, जाने का तय कर लिया। तो आज शरद पवार जी की आज एक लंबी मीटिंग हुई, कभी काफी दलों के नेता थे, सभी इंडिया गठबंधन के करीब करीब लोग पहुंच गए थे, मनु संघवी भी थे वहां पे। तो उन्होंने तय कर लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसके लिए। देखिए, जब भी ईवीएम पे सवाल उठता है तो ईवीपैट और ईवीएम का मैचिंग होता है। सवाल ईवीएम का सिर्फ मैचिंग का नहीं है, हम्म। सवाल कई है कि फाइनल डेटा आपने जो रिलीज किया वो एकदम बढ़ गया वगैरह, वो सब अपनी जगह पे सही है। लेकिन फाइनल डाटा रिलीज करने के बाद भी जब मतगणना हुई तो उसमें 5-5.5 लाख मत कैसे एक्स्ट्रा गिने गए? तो दर्शकों, ये आपने सुना अशोक वानखेड़े जी को, जिनका साफ तौर पर कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई टीम बना रहे हैं, और ये वो टीम है जो अमित शाह को किनारे रखकर है। यानी अब प्रधानमंत्री नए चेहरों को तैयार कर रहे हैं, नई टीम बना रहे हैं, और ये टीम किस लिए है ये आप भी बेहतर समझते होंगे। इस चर्चा में फिलहाल दोस्तों इतना ही। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उल्टा चश्मा यूसी को लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार।